नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपको पता है कि आर का एग्ज़ाम 27 जुलाई को है और उसके संबंध में हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आज हम लोग की 11वीं क्लास है या 11वां प्रैक्टिस सेशन है, जो भी कह दो। क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन को बेहतरीन तरीके से पढ़ा कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो बिना समय गवाए ज़्यादा स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या रहा, ये रहा, देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पहले नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता था या कहा जाता है। भारत का सादी किसे कहा जाता है? अमीर हसन, अमीर खुसरो, शेख अब्दुल फैजी, हुसैन सनाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में एक शासक हुआ या एक वंश हुआ। मैं एक शासक की बात करता हूं, एक शासक हुआ बलबन। ठीक है, बलबन के दो पुत्र थे, एक था मोहम्मद खां और एक था बुगरा खां। ठीक है, बुगरा मोहम्मद खां की मृत्यु मंगोल आक्रांताओं ने कर दी थी। ठीक है, तो मंगोल आक्रांताओं ने बलबन के बड़े पुत्र मोहम्मद खां की हत्या कर दी थी, पता होना चाहिए। ठीक है, मोहम्मद खां के काल में ही अमीर खुसरो, समझिएगा, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी, पूरा नाम है अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी ने अपना साहित्यिक करियर शुरू किया था, साहित्यिक भविष्य शुरू किया था। साहित्यिक भविष्य शुरू किया था। ठीक है, ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो, इसको तोता ए हिंद कहा जाता है, तोता ए हिंद। ठीक है, और अमीर हसन देहलवी है, इनको कहा जाता है भारत का सादी। भारत का सादी है, या एक उपाधि है। ठीक है, भारत का सादी याद रखना है, अमीर हसन देहलवी को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, देखेंगे। सिख परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस सूफी संत को हर मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? अच्छा प्रश्न है, हर मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। देखिएगा, किस सूफी संतों को हर मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, या सिख की बात हो रही है? सिखों में एक ही मंदिर फेमस है, जो कि है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। ठीक है, तो ये उसी हर मंदिर की बात हो रही है। और स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको सिखों में देखिए, सिखों से क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आते। ठीक है, सिखों से बहुत ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, टोटल 10 गुरु हैं, तो 10 गुरुओं का एक तो क्रम पता होना चाहिए। ठीक है, और इन 10 गुरुओं में प्रत्येक की एक दो बातें हैं इंपॉर्टेंट, वो पता होना चाहिए। बाकी यहाँ से प्रश्न आते हैं भरपूर, लेकिन डिटेल में नहीं आते। ठीक है, उसके बाद जो आंग्ल सिख युद्ध है, आंग्ल सिख युद्ध, यानी 10 गुरुओं के बाद जो रणजीत सिंह और दिलीप सिंह, और फिर उसके बाद आंग्ल सिख युद्ध, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्रम जरूर बता दूं, उसके बाद बात करते हैं ये हर मंदिर और स्वर्ण मंदिर है क्या। सिखों में 10 गुरु कौन कौन हुए हैं, देखेंगे। पहले जो गुरु हैं उनका नाम है गुरु नानक देव। फिर है गुरु अंगद। फिर है गुरु अमरदास।
गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, सॉरी गुरु गोविंद, गुरु हरकिशन, गुरु हरराय, उसके बाद है गुरु तेग बहादुर, और अंतिम गुरु कौन है 10वें, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। यहाँ पे शायद मैंने उल्टा लिख दिया है, हर राय पहले है, ठीक है, गुरु हर राय हरकिशन, ये इनके बारे में 1-2 पॉइंट ध्यान रखिएगा अच्छे से। ओरली बात कर रहा हूँ, लिखना हो लिख सकते हो। पहले मैं गुरु नानक देव की बात करता हूँ। गुरु नानक देव का जन्म, देखो ये पहले गुरु हैं, इनका जन्म 1496 में होता है। कहाँ? तलवंडी पाकिस्तान में, ठीक है। इनके पिता का नाम, माता का नाम नहीं आता है। इनको ज्ञान प्राप्ति होती है कालीबेन नदी के किनारे, कालीबेन नदी के किनारे, ठीक है। गुरु अंगद की बात करें तो गुरु नानक ने जो एक लंगर व्यवस्था शुरू की थी, लंगर व्यवस्था, ठीक है, इसी लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप से किसने चला दिया था? अंगद जी ने, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि गुरु नानक देव के द्वारा जो लंगर व्यवस्था चलाई गई उसको स्थायी रूप किसने दिया था? गुरु अंगद ने। याद रखना, एक बार जो प्रश्न आया है वो आरओ में ही आया है कि गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे, तो गुरु अंगद, गुरु अंगद नहीं आया था, वहां पे नाम क्या था? लहना। तो ध्यान दीजिएगा, गुरु अंगद को लहना भी कहा जाता था, ठीक है। गुरु अंगद को क्या बोलते थे? लहना, ठीक है। इनका नाम ध्यान रखना। फिर उसके बाद है गुरु अमरदास। गुरु अमरदास क्या इंपॉर्टेंट है गुरु अमरदास के बारे में? तो एक सिखों में विवाह की पद्धति थी लवन। सिखों के विवाह की पद्धति लवन को किसने चलाया था? तो ध्यान रखना है, गुरु अमरदास ने चलाया था, ठीक है। उसके बाद रामदास की बात करें तो ये अकबर के समकालीन थे और अकबर ने इनको 500 बीघा भूमि दान कर दी थी। और इसी 500 बीघा भूमि पर अमृतसर नामक शहर बसाया गया था, ठीक है। तो याद रखना, अमृतसर किसने बसाया था? गुरु रामदास ने। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो इनको सच्चा पादशाह भी कहा जाता था और इन्हीं का एक ग्रंथ था आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ, इसी आदि ग्रंथ में लगभग 18 हिंदू संत और लगभग 5 सिख संतों के उपदेश का संकलन था आदि ग्रंथ में, ठीक है। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने की थी, जहांगीर ने करवाई थी, जहांगीर ने हत्या करवाई थी इनकी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। क्यों हत्या करवाई थी? तो ये मैं आपको मुगल में बताऊंगा जब मुगल वाले क्वेश्चन आएंगे, कि जहांगीर का पुत्र था, एक विद्रोही पुत्र था, खुसरो शाह या खुसरो, तो उसका साथ दे रहे थे, इस वजह से हत्या करवा दी थी। गुरु हरगोविंद के बारे में बताएं तो अकाल तख्त बंगा की स्थापना की थी, अकाल तख्त बंगा की स्थापना की थी। बाकी गुरु हरराय और हरकिशन के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। और गुरु तेग बहादुर जो है, इनकी हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। बहुत बार आ चुका है कि किस गुरु क्रम से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्रम के गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी, तो 9वें क्रम के गुरु थे, ठीक है। उसके बाद गुरु गोविंद जो कि अंतिम थे और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है ना। गुरु गोविंद के बाद गुरु पद्धति समाप्त हो गई। उसके बाद जो सिख धर्म का आगे प्रचार प्रसार या नेतृत्व किया वो किया लक्ष्मण देव ने। लक्ष्मण देव वही जिनका आगे जाके नाम पड़ा
बंदा बहादुर, ठीक है ना, बंदा बहादुर लक्ष्मण देव। क्लियर है। तो हमसे हाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि गुरु रामदास ने जो 500 बीघा जमीन पर अमृतसर बनाया था, उसी 500 बीघा जमीन पर अर्जुन देव ने क्या किया, स्वर्ण मंदिर की स्थापना करवाई थी, स्वर्ण मंदिर। और इसी स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास किसने किया था, ऊपर लिख देता हूँ, शिलान्यास किसने किया था, तो मियाँ मीर ने किया था। याद रखना, मियाँ मीर ने किया था। ठीक है, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सिख परंपरा के अनुसार हर मंदिर का श्रेय किसे जाता है, तो मियाँ मीर को जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है ना, सिखों में वही है, हर मंदिर या स्वर्ण मंदिर, ठीक है, एक ही चीज़ है। आगे चलते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखो नहीं आया है, ठीक है, दीवाने अर्ज, दीवाने बरीद, दीवाने इंसा और दीवाने रियासत। ठीक है, प्रमुख विभाग हैं और बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखो दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग है, बिल्कुल सही है। दीवाने बरीद एक गुप्तचर विभाग है, बिल्कुल सही है। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग है, बिल्कुल सही है। लेकिन दीवाने इंसा ये दान विभाग नहीं है, ठीक है ना, ये गलत है, ये दान विभाग नहीं है। क्या है फिर ये, तो दीवाने इंसत था क्या, दीवाने इंसत था क्या, तो एक ये पत्राचार विभाग था, पत्राचार विभाग। तो दान विभाग कौन सा था, दान विभाग कौन सा था, तो ध्यान रखना है दीवाने बगदान, दीवान ए बगदान एक दान विभाग था। ठीक है, अब देखिए कौन किसने स्थापना की, दीवाने अर्ज, दीवाने बरीद, ये दोनों किसके हैं, ये बलबन के हैं, बलबन के। दीवाने रियासत किसका है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का है। ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी का है दीवाने रियासत। दीवाने बगदान की बात करूं तो ये किसका है, तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक का है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए इसमें। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा, गलत है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला, और इस पर हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से कई सारे प्रश्न आते हैं। ब्रिटिश राज्य के दौरान दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज फोर्थ द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का ऐलान किया गया था। देखिए ये इसमें एक कन्फ्यूजन है, यहाँ पूछा गया है कि दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज पंचम भी कहा जाता है, फिफ्थ, ठीक है ना, फिफ्थ द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का ऐलान किया था। यानी कि जो राजधानी है वो बदली जा रही है, राजधानी बदली जा रही है। क्या की जा रही है, कलकत्ता से दिल्ली। अब ये राजधानी की दो चीज़ें हैं, एक तो है ऐलान किया था या घोषणा की थी, दूसरा है बदली थी। बदली गई, राजधानी बदली गई। ठीक है, तो ऐलान किया था, ध्यान रखना है, 1911 में, लेकिन राजधानी बदली गई 1912 में, अगले साल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमसे ऐलान या घोषणा की बात कर रहा है, क्योंकि ऐलान किया, तो ऐलान किया था पहले, यानी कि 1911 में। ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे डिटेल में। देखिएगा, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली दरबार की। दिल्ली दरबार सजा था, तीसरा दिल्ली दरबार था, और इसमें जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी उनकी वाइफ मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। ठीक है, तो अतिथि कौन थे, जॉर्ज पंचम, ये अतिथि थे। याद रखना, इन्हीं अतिथि की याद में या इन्हीं के सम्मान में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो राष्ट्रगान है वो लिखा था, जनगण मन, इन्हीं के उपलक्ष्य में लिखा था, इन्हीं के लिए लिखा गया था, लेकिन बाद में उसको भारत का राष्ट्रगान बना दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो
इन्होंने राजधानी बदली, राजधानी क्या कर दी, कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, और इस समय है कौन, गवर्नर जनरल। तो इस समय जो जीजी है, एक मिनट रुकिएगा, इस समय जो जीजी है वो कौन है, हार्डिंग सेकेंड। ये हार्डिंग सेकेंड आ रहा है अपने बग्घी पर। ठीक है, कहाँ पे, दिल्ली। इसको भाई दिल्ली आना है ना, पूरे कागजात लेके, ये राजधानी बदल दी गई है तो इसको आना है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली कब आ रहा है ये आ रहा है 23 दिसंबर 1912 को। ठीक, यहाँ पे दिल्ली आ रहा है तो लॉर्ड हार्डिंग जो सेकेंड है, यहीं पर इसकी जो गाड़ी है, ये रही मान लो गाड़ी, यहीं पर बम फेंका गया। बम फेंका गया, किसके द्वारा बम फेंका गया, तो 4 लोगों के द्वारा बम फेंका गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, ये आपसे बहुत बार आता है, नाम आपसे पूछे जाते हैं, चारों के नाम बताओ। तो याद रखना, अमीर चंद्र, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और बसंत कुमार। इन 4 लोगों ने बम फेंका। अब जब बम फेंका तो ये लोग बचेंगे, नहीं बचेंगे। इन चारों को हो गई फांसी। इसी को दिल्ली षड्यंत्र बोला जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कब हुआ था, ये 1912 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड पर बमबारी हुई थी इन्हीं के द्वारा। आदेश किसने दिया था, भाई ये लोग तो सैनिक थे, आदेश किसने दिया था बम फेंकने का, 2 लोग थे, याद रखना है। पहले कौन थे, रास बिहारी बोस, और दूसरे थे सचिंद्र सान्याल। ठीक है, इन्हीं दोनों के आदेश पर इन चारों ने बम फेंका। और एक, हालांकि एक गवाह बन गया था, दीनानाथ नाम था उसका, उतना डिटेल नहीं आता है। दीनानाथ नाम का एक व्यक्ति जो कि इन्हीं के साथ था, ये बन गया सरकारी गवाह। ठीक है, सरकारी गवाह बन गया। ये चारों लोग पकड़े गए, इनको हो गई फांसी। और मेन जो थे, ऑर्डर दिया था, वो थे रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल, ये दोनों बच निकले। ठीक है, तो यहाँ पूछा जाता है कि फांसी किसको दी गई थी, कैसा क्या था, ध्यान रखना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। तो देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। कहाँ पर, ढाका में। कौन थे, स्थापना किसने की थी, स्थापना की थी सलीमुल्लाह खान ने, सलीमुल्लाह खान ने। लेकिन अध्यक्ष कौन बने थे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने स्थापना की है, लेकिन अध्यक्ष कौन है, आगा खां। ठीक है, तो सलीमुल्लाह खां, आगा खां, यानी कि ऑप्शन इज द राइट। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो कांग्रेस के विरोध में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, आधुनिक भारत का इतिहास आपको पढ़ना है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे मुस्लिम लीग के कुछ लोगों को बुलाया गया था लॉर्ड मिंटो के द्वारा, फिर लॉर्ड मिंटो के साथ उनकी क्या क्या बातचीत हुई थी, उसके बाद कैसे स्थापना हुई थी, और फिर कैसे कार्य करना शुरू किया। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री एक बार पढ़ लेना, शायद 30 वीडियो है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला इससे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अच्छा कौन सा सुमेलित नहीं है बोला है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सौर मंडल आपको पता होना चाहिए, सोलर सिस्टम आपने पढ़ा होगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बिल्कुल सही, जुपिटर बोलते हैं। सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे छोटा भी है, सबसे नज़दीक भी है सूर्य के, बिल्कुल सही है, मरकरी। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है शुक्र, बिल्कुल सही है, वीनस।
सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह है मंगल। नो, मंगल नहीं है। मंगल की गति और पृथ्वी की गति, मंगल का 23.5 डिग्री पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव और मंगल का भी झुकाव लगभग बराबर है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो मंगल नहीं है। यहाँ पे कह रहा है मंदतम गति वाला, जिसकी गति कम हो। तो देखो इसकी गति कम नहीं है। हाँ, परिक्रमण में हम ये कह सकते हैं कि जो दूर है वो परिक्रमा दूर सबसे कम लगाएगा। जैसे मान लो ये इधर सूर्य है, ये सूर्य है। अब सूर्य के नज़दीक सबसे है बुध, तो ये भाई चक्कर जल्दी लगा लेगा, ये इस प्रकार से, है ना। फिर है शुक्र, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा भाई, क्योंकि दूर है तो टाइम लेगा। इसी प्रकार से सबसे दूर है वरुण, नेपच्यून जिसको बोलते हैं, या इसी को वरुण बोलते हैं, सबसे दूर है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ना, ये इस प्रकार से नीचे 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 ऐसे आएगा, है ना, तो काफ़ी टाइम लेगा। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑप्शन डी गलत है। आगे चलते हैं। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ये वाला क्वेश्चन 2009 में आया है, 2021 आरओ में आया था, और ठीक 2024 11 फरवरी को भी आया था, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन यही डिक्टो था, ठीक। तो जिसने भी पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ा था उसका हो गया था, लेकिन फिलहाल रद्द हो गया पेपर, तो कुछ किया नहीं जा सकता उसमें। यूरोप में राइन नदी के बारे में हमसे पूछा है, और देखिए नदियों में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो नदियाँ अगर पढ़ रहे हो तो डिटेल में पढ़ना, कहाँ से आई कहाँ गई, एक एक लोकेशन। तो खैर, यूरोप में राइन नदी के बारे में कौन सा कथन सही है? राइन नदी उत्तरी जर्मनी को औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। रोटरडम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो पहली बात तो ये दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट। लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे मैपिंग में, मैपिंग मुख्यतः देखेंगे। देखिएगा, मान लो मैं थोड़ा सा मैप बनाता हूं अपने हिसाब से, ठीक है। ये है पुर्तगाल, ये है स्पेन, ये है फ्रांस, ये है जर्मनी, ये है पोलैंड, ये है स्विट्जरलैंड, ऐसे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे चेक गणराज्य भी पड़ता है, और ये है आपका ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ध्यान रखना ऑस्ट्रिया। ये जो, अच्छा एक और बना दें यहाँ पे, ये इस प्रकार से, ये तो ये है भैया बेल्जियम, और ये है नीदरलैंड, इसको हॉलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा इतना बन गया, और इतने की ही ज़रूरत है। पता होगा आपको क्या कि आल्प्स पर्वत है, कहाँ पर है? तो फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, इन सब देशों में फैला हुआ है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक, और आल्प्स पर्वत सर्वाधिक विस्तार है स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में जो आल्प्स पर्वत है, यहीं से नदी निकलती है, ठीक है, नदी निकलती है, ये ऑस्ट्रिया बॉर्डर पे आती है, जर्मनी और स्विट्जरलैंड बॉर्डर पे जाती है, फ्रांस और जर्मनी बॉर्डर पे आती है, और ये जर्मनी में चली जाती है, और ये नीदरलैंड होते हुए ये गिर जाती है। कहाँ गिरती है? उत्तरी सागर, उत्तरी सागर में, ठीक है। ये रही नदी, और बिल्कुल इसी तरीके से आपको पढ़ना होता है, ठीक। ये रही कौन सी नदी है? ये है राइन नदी। और राइन नदी के बारे में बताऊं तो राइन नदी को तेल ढोने वाली नदी भी कहा जाता है, राइन नदी को रूर नदी भी कहा जाता है, भ्रंश घाटी से बहती है, और विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी भी कहा जाता है राइन नदी को, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? राइन नदी की। यहीं पर आपका ये जो नीदरलैंड है ना, यहीं पर इसी नदी के मुहाने पर यहीं पर बना हुआ है रोटरडम बंदरगाह, रोटरडम
बंदरगाह। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब यहीं पे थोड़ा सा डिटेलिंग आप पढ़ सकते हो, जैसे बेसेल नगर स्विट्जरलैंड में है, इसी नदी के तट पे है। जर्मनी में बॉन और कोलोन इसी नदी के तट पर है। और फ्रांस की बात करें तो स्ट्रासबर्ग, एक जगह का नाम है स्ट्रासबर्ग, वो भी राइन नदी के तट पे है। ठीक है ना, प्रमुख नगर भी हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये सब। तो अब देखिएगा, जर्मनी के जो उत्तरी क्षेत्र में बह रही है, तो भाई उत्तरी क्षेत्र में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई, और इसके तट पे रॉटरडैम बंदरगाह भी है, तो दोनों सही है इसी हिसाब से। ठीक है, तो इस हिसाब से ये दोनों सही है। आगे चलते हैं। नगर है और नदी है, तो कभी कभार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि नगर नदी बताइए, आराम से मिलान करने को आ जाएगा तो आराम से कर लोगे। इतना तो पता ही होगा कि लाहौर रावी नदी के तट पे है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर नदी के तट पर मध्य रात्रि में तिरंगा फहराया था, रावी नदी के तट पर लाहौर में। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री से भी यहाँ पढ़ सकते हो। तो बी का हो गया 3, बी का 3 केवल एक ही में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट, हो गया काम। ठीक है, फिर भी बर्लिन की बात करें तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जो कि स्प्री नदी के तट पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पे है, और रोम जो कि इटली की राजधानी है, वो टाइबर नदी के तट पे है, टाइबर नदी। ठीक, चलिए यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। जनपद है, मुख्यालय है, तो यूपी स्पेशल है ये। अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात, जालौन और सिद्धार्थनगर। देखो कानपुर देहात का जो है वो है अकबरपुर माती, माटी नहीं है, ये है माती। ठीक है, बी का 1, तो बी का 1 इसमें है और इसमें है। अम्बेडकर नगर की बात करें तो इसका है अकबरपुर। जालौन की बात करें तो यह है उरई, सी का 4, तो सी का 4 इसमें है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। ए का 3 इसी में है और डी का 2 इसी में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न में। क्या पूछा है, एक तरफ संस्थान है और एक तरफ उनकी स्थिति है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। देखिएगा, जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है, बिल्कुल सही है। दलहन अनुसंधान कानपुर में है, शर्करा अनुसंधान कानपुर में है, दोनों बिल्कुल सही है। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है, ध्यान रखिएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आ जाए या भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान आ जाए, आप करेंगे वाराणसी, वाराणसी। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अनुच्छेद के मूल संविधान का अंश नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मूल संविधान का अंश नहीं थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी लेटेस्ट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से अनुच्छेद मूल संविधान में नहीं थे? तो भाई मूल संविधान में तो 395 अनुच्छेद हैं, उसके बाद जितने जोड़े गए उनको हटा देना है, और जितने जोड़े गए उनमें ABCD लगाया गया है ना। तो भाई मूल संविधान में ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें A लगा है, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें A लगा है, बचा क्या? 1 और 3, यानी कि कौन से अंश नहीं थे? अच्छा, तो नहीं थे, तो 2 और 4 नहीं थे, तो यानी कि 2 और 4, ऑप्शन A इज द राइट। ऑप्शन ए पूछा ना कौन से नहीं थे, तो भाई 2 4 नहीं थे, कौन से थे? तो 1 3 थे। ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट। आगे चलते हैं। अनुसूची है और विषय है, 12 अनुसूचियां हैं, है ना, 12 की 12 याद कर लो, सिंपल सी हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या कह रहा है हमसे। हमसे कह रहा है कि तीसरी अनुसूची, चौथी, 7वीं और 8वीं। तीसरी अनुसूची में क्या है? देखिए, पहली में आपका भारत और उसके राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है। दूसरी में वेतन भत्ते हैं, तीसरी में शपथ है। तो बस तीसरी आ गया, तीसरी में शपथ, यानी कि 1 का 2, 1 का 2 केवल ऑप्शन सी में मिल रहा है, इस वजह से ऑप्शन सी केवल राइट होगा। चौथी की बात करें तो इसमें राज्य विधानसभा में सीटों का बंटवारा है, ठीक है।
7वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें संसद और राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियों की सूची है। और डी का बात करें तो डी का 3 हो गया, यानी 8वीं में भाषा है। ठीक है, भाषा कितनी है? भाषाएं टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक, इंग्लिश नहीं है इसमें, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। रामकोला, जादूगोड़ा, लूनेज, कोडरमा और एक तरफ अभ्रक, खनिज तेल, कोयला, यूरेनियम, यानी कि ये क्षेत्र किससे संबंधित है पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये सब। हमसे एक बार लोकेशन पूछ ले, राज्य पूछ ले तो कर सकते हैं, लेकिन जब पूछ ले किसके लिए फेमस है उसमें थोड़ा सा तकलीफ होती है, ध्यान दीजिएगा। तो जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध, कई बार सुना होगा। झारखंड में है जादूगोड़ा की खान, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बी का हो गया 4, बी का 4 हो गया। तो बी का 4 काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इस वजह से कई में है। तो पहली बात तो सी हटा दो। ल्यूनेज की बात करें तो ये खनिज तेल के लिए है, और ल्यूनेज है कहाँ पर? गुजरात में है। एक है ल्यूपेम, ल्यूपेम तो ल्यूपेम गोवा में है और ल्यूनेज गुजरात में है, ध्यान दीजिएगा। तो सी का हो गया 2, सी का 2 हो गया, तो इसमें है, तो ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। रामकोला की बात करें तो रामकोला कोयले के लिए है, मध्य प्रदेश में है। कोडरमा की बात करें तो यह अभ्रक के लिए है, आंध्र प्रदेश में है। कोडरमा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कोडरमा अभ्रक के लिए कई सारे हैं, जैसे कोडरमा हो गया, कोड़प्पा हो गया, नेल्लोर हो गया। ठीक है, ये सब है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। मरुस्थल है, महाद्वीप है। सुंदरन, कालाहारी, अटाकामा, थार। देखिए मरुस्थल में बहुत ज़्यादा डिटेल प्रश्न नहीं आते। ठीक है, तो मरुस्थल में बहुत ज़्यादा अपने को पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा प्रश्न है। सोनोरन यूएसए में है, उत्तरी अमेरिका। सोनोरन, मोजावे, एरिज़ोना, ये सब। कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में है। अटाकामा आपका, सॉरी, कालाहारी अफ्रीका में है यार, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में है। अटाकामा दक्षिण अमेरिका में है, और थार आपका एशिया में है। ठीक है, तो डी का हो गया 1, ए का हो गया 2 और बी का हो गया 4। तो बस ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? अच्छा क्वेश्चन है, गीले कपड़े सूख जाएंगे। तो भाई कपड़े सुखाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, मतलब गीलापन। तो भाई गीलापन रहेगा तो क्या सूख पाएंगे? तो भाई नमी हमें बहुत कम चाहिए। नमी हो गई आर्द्रता, नमी या आर्द्रता जो है हमें बहुत कम चाहिए सुखाने के लिए। कपड़े सूख ही नहीं पाएंगे नमी होगी तो। ठीक है, तो नमी नहीं होनी चाहिए। तो और ताप, तो भाई ताप जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी गर्मी होएगी और सूख जाएंगे, है ना। तो ताप ज़्यादा होना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो आर्द्रता कम होनी चाहिए। तो 100% आर्द्रता नहीं भाई, 100% आर्द्रता बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके बाद ताप हमें ज़्यादा चाहिए। तो ताप ज़्यादा 60% सबसे ज़्यादा है, और आर्द्रता सबसे कम है 20%। तो यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिक वाला था। आगे चलते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, ये कथन निम्नलिखित पर आधारित है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं और बुरे उत्सर्जक बुरे अवशोषक भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये बोला था किरचॉफ के नियम में, किरचॉफ। ठीक है, यानी कि जो पदार्थ जितने जल्दी गर्म होगा वो उतने जल्दी ठंडा भी होगा, और जो जितनी देर में गर्म होगा उतनी देर में ठंडा भी होगा। एग्जाम्पल क्योंकि ज़्यादा आते हैं, गाड़ियों के टायर। गाड़ियों के टायर कैसे होते हैं? काले कलर के होते हैं। ठीक है, तो काले कलर के आपने देखे होंगे, आपने कोई और कलर नहीं देखा होगा। क्यों? इसका कारण है अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक और बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक। यानी कि काला रंग धूप पड़ने के बाद बहुत जल्दी हीट होगा, लेकिन जैसे ही जैसे छांव पड़ेगी वैसे ही बहुत जल्दी ठंडा भी होगा। यानी कि इसको ऐसे बनाया गया है काले टायरों को कि मान लो आप चल रहे हो किसी रोड में, ये मान लो रोड है, इसके किनारे किनारे पेड़ भी है ना, ऐसे पेड़ भी है, पेड़ों की छांव आ रही है,
ये ऐसे छाँव आ रही पेड़ों की, मान लो इधर छाया हो गई, इधर छाया हो गई ऐसे, है ना, ये इधर छाया हो गई ऐसे, बड़ी छाया हो गई। तो गाड़ी जब चलेगी ना, मान लो यहाँ पे चली गाड़ी, यहाँ पे गाड़ी चली ऐसे, तो यहाँ तो भाई छाँव है नहीं, बहुत गर्म हो जाएगा टायर। देखिए जैसे ही यहाँ पे चलेगी तो खूब ठंडा हो जाएगा, फिर यहाँ चलेगी तो गर्म हो जाएगा, फिर यहाँ चलेगी ठंडा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये काम करता है। तो इससे टायर जो है अच्छे बने रहते हैं, ठीक है, इनका जो टेम्परेचर है नॉर्मल रहता है। अब अगर यहीं पे मान लो सफ़ेद टायर बना दो, तो सफ़ेद क्या करता है, सफ़ेद बहुत देर में गर्म होता है, और जब बहुत देर में गर्म होता है तो भैया बहुत देर में भी ठंडा होता है, ठीक है, टायर फट जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किरचॉफ का नियम है। आगे चलते हैं अब। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, मायोपिया। देखिए इसको मैं अगले पेज पे बताऊं। दो होते हैं, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष। लेकिन अब ये नाम नहीं आते, ठीक है। अब क्या आता है, दूर दृष्टि दोष को बोला जाता है हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया। दूर दृष्टि दोष में, यानी कि दूर दृष्टि दोष, दूर की दृष्टि में दोष, उल्टा कर दो। जब दूर दृष्टि दोष पूछे तो याद रखना कि दूर और निकट, इसमें भी दूर और निकट, कहने का अर्थ ये है कि दूर दृष्टि दोष, नाम से लग रहा है कि दूर की दृष्टि में दोष, तो भैया उल्टा कर दो। दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की चीज बहुत अच्छी नजर आएगी, लेकिन निकट की नजर नहीं आएगी। समझ रहे हो, दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की चीज बहुत अच्छी नजर आएगी, लेकिन निकट की नहीं नजर आएगी। उसी प्रकार से निकट दृष्टि दोष, कि निकट की दृष्टि में दोष, उल्टा कर दो तो भैया दूर की वस्तु नहीं नजर आएगी, हमें निकट की वस्तु बहुत अच्छी नजर आएगी, ठीक है। यही आपसे पूछा जाता है। अब दूर दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस लें, तो भैया उत्तल लेंस, और बस इनके लिए अवतल लेंस, कॉन्वेक्स कॉनकेव, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है, आपसे कभी कभार लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या कि ये बताओ किसी स्टूडेंट को विद्यार्थी को कौन सा लेंस लेना चाहिए। उसकी आंखों में तकलीफ है, स्टूडेंट की आंखों में तकलीफ है, उसको कौन सा लेंस लेना चाहिए। तो स्टूडेंट क्या पढ़ेगा, किताब, भाई स्टूडेंट का काम है बुक्स पढ़ना। बुक्स ऐसा तो है नहीं दूर रख के पढ़ेगा, 2-3 किलोमीटर दूर रखी हो किताब, नहीं, बिल्कुल नज़दीक पढ़ेगा। और जब उसको नज़दीक पढ़ेगा तो नज़दीक का नहीं दिख रहा, उसको नज़दीक का नहीं दिख रहा, यानी कि निकट का नहीं दिख रहा, दूर का दिख रहा है। जब निकट का नहीं दिख रहा है इसका मतलब दूर दृष्टि दोष है, और दूर दृष्टि दोष वाले को क्या लेना पड़ेगा, उत्तल लेंस। तो इस स्टूडेंट को कौन सा लेंस लेना पड़ेगा, उत्तल लेंस। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कभी कभार, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, हमसे पूछा था निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो भाई मायोपिया वाला कहाँ है, ये रहा, एक मिनट, ये रहा मायोपिया। मैं दूर का नहीं देख सकता, निकट का देख सकता है। तो भाई मायोपिया निकट का देख सकता है, नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। दूर का देख सकता है, नो। नज़दीक दूर दोनों को स्पष्ट देख सकता है, नो। ना नज़दीक ना दूर कुछ नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन इज द राइट। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, सबसे ध्यान रखना है कि दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु बहुत अच्छी नजर आएगी, निकट की नहीं। और निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु बहुत अच्छी नजर आएगी, दूर की नहीं, ठीक है। चलिए आगे, और हमारे सारे प्रश्न हो गए हैं खत्म, एंड, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।